नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस से हटकर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को, पूरी सियासत को झकझोर कर रख दिया है। उसे एक ज़बरदस्त झटका दिया है। सबसे बड़ा झटका तो सऊदी अरब को दिया है, जो ओपेक का एक तरह से सबसे पावरफुल नेशन था। सबसे ज़्यादा दबदबा उसका था। ऑयल का कोटा तय करने में उसकी बड़ी भूमिका रहती थी। लेकिन अब यूएई के बाहर हो जाने से उसका वो दबदबा कम हो जाएगा। ओपेक और ओपेक प्लस अब संयुक्त अरब अमीरात के बाहर होने से और भी बिखराव के कगार पर पहुंच जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार चाह रहे थे, अमेरिका बार बार चाह रहा था कि ओपेक टूट जाए, क्योंकि उनको लगता है ये कार्टेल है, एक समूह बना लिया है और ये पूरी दुनिया के तेल के मार्केट को कंट्रोल करता है। तो इसको तोड़ दिया जाए अगर, तो जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं पेट्रोलियम पदार्थों की, वो नियंत्रित हो जाएंगी या खुले बाजार में होने लगेंगी और इनका जो प्रभाव है, हस्तक्षेप है, वो खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस मायने में यूएई को तोड़ने में, उस पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यूएई अमेरिका और इजराइल के सबसे करीब है। जितने भी अरब मुल्क हैं, सबसे करीब वही है। उसी ने सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था इजराइल के साथ, अमेरिकी हस्तक्षेप से, ट्रंप के हस्तक्षेप से। उसके बाद बहरीन ने साइन किया था। सऊदी अरब पर भी दबाव था, लेकिन उसने साइन नहीं किया था। तो संयुक्त अरब अमीरात के ज़रिए अमेरिका ने एक चाल और चल दी है। उसने ओपेक को तोड़ दिया है और मध्य पूर्व की जो तेल की राजनीति है उसको भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात का कहना यह है, उसने दलील ये दी है कि उसने ये नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया है। उसका कहना है कि उसकी जो तेल उत्पादन की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है, उस पर वो लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो ओपेक कोटा तय करता है वो कम करता है। यानी यूए की तेल उत्पादन क्षमता 4.8 to 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, लेकिन ओपेक कोटे के कारण वो 3 से 3.5 मिलियन बैरल का ही उत्पादन कर पाता है। उसके मुताबिक देश ने करीब $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके अपनी क्षमता बढ़ाई है, लेकिन कोटा की वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब स्वतंत्र होकर बाज़ार में, बाज़ार की मांग के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन करेगा और इससे यूएई की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो ये तर्क तो यूएई दे रहा है, लेकिन इस तर्क के पीछे दूसरे जो कारण हैं वो नहीं बता रहा है। एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि सऊदी अरब के साथ उसके गहरे मतभेद आ गए हैं। एक तो जो एक तरह से वो ओपेक का डी फैक्टो लीडर है, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। वो कोटा प्रोडक्शन पॉलिसी जो तय करता है अपने प्रभाव की वजह से, वो उसको माफिक नहीं बैठती। फिर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सूडान, सोमालिया, इन सब जगहों पर बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ पॉलिसी पर चल रहे हैं। तीनों जगह उनका टकराव हो रहा है और इसलिए संयुक्त अरब अमीरात बिल्कुल अलग होकर अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए अपनी एक अलग अलग राय बनाना चाहता है और सऊदी अरब की छाया से, शेडो से निकलना चाहता है। तो ये दो कारण तो सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं भी। लेकिन ये ईरान का जो जंग हुई है, ईरान पर जो हमले के बाद ईरान ने ज़बरदस्त जो अटैक किए हैं संयुक्त अरब अमीरात पर, उसका भी बहुत प्रभाव है। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात पर जितने हमले हुए हैं उतने किसी और अरब ममालिक पर नहीं हुए हैं। उसका नुकसान भी बहुत हुआ है और उसे लगता है कि जो अरब के जो मुल्क हैं बाकी के जीसीसी के, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ खास सहयोग नहीं दिया है। तो एक तरह से ये बड़ी फूट है अरब मुल्कों में। वो दो फाड़ हो गया, दो फाड़ या कई फाड़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कतर भी अपना अलग राह चुन रहा है और दूसरे मुल्क भी अब धीरे धीरे अपनी राह चुनेंगे। तो कोई इधर कोई उधर साइड करेगा।
तो ये एक जीसीसी कंट्रीज़ के विभाजन का भी मामला है, केवल ओपेक के टूटने का मामला नहीं है, और इसका असर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर पड़ेगा। ईरान को इससे लाभ होगा या नुकसान होगा, ये तो आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि अगर ओपेक टूटता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी वजह से तेल के दाम कम होते हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात अगर तेल का उत्पादन बढ़ाएगा, तेल की सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ेगी तो उससे दाम नीचे आएंगे, तो उससे ईरान को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ईरान को लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो उसका फ़ायदा इस तरह से होगा कि मध्य पूर्व की राजनीति में उसका दबदबा और बढ़ेगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब अगर साथ साथ हैं तो वो ईरान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोले रहते हैं। लेकिन अब उनके बीच विभाजन होता है तो ये ईरान की लीडरशिप के लिए पूरे मध्य पूर्व में एक बड़ा फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा। वो अपने को और ज़्यादा अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश कर पाएगा। तो तेल का मामला अलग है, मध्य पूर्व की राजनीति का मामला अलग है। अब थोड़ा इसको इस तरफ से भी देखा जाए कि चीन को क्या फ़ायदा होगा और अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले लेते हैं चीन को। जी हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को होने वाला है, ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म में। जैसा हम जानते हैं चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है। ज़्यादा सप्लाई, कम तेल कीमतें हो जाएंगी, सस्ता इंपोर्ट, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और इन्फ्लेशन पर भी वो कंट्रोल पाएगा। यूएई पहले से ही चीन के साथ युआन में, ध्यान रखिए, युआन में तेल ट्रेड कर रहा है और BRI और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी उसकी चीन के साथ है। अब कोटा ना होने से यूएई चीन को ज़्यादा तेल बेच सकेगा और शायद $9 में पेमेंट होगा, यानी युआन में पेमेंट होगा। चीन की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो पहले ही उसकी वजह से उसने ऑयल की डिमांड उसकी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी हाई प्राइस से उसको नुकसान हो रहा था, ख़ासतौर पर ईरान पर हमले के बाद जिस तरह से दाम बढ़े हैं। तो अगर वो नीचे आते हैं तो चीन के लिए इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसीलिए एनालिस्ट कहते हैं कि यूए की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो की एनर्जी कंज्यूमर है चीन, उसके साथ उसका रिलेशन भी मजबूत करेगा और चीन को उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी दिलाएगा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चीन को फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिका को भी फ़ायदा होगा। अमेरिका भी इससे फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि अमेरिका भी बहुत अरसे से ये कहता रहा है, ये चाहता है कि ये जो कार्टेल है ओपेक का वो टूट जाए और उससे जो वो आर्टिफिशियल प्राइस बनाता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो उससे निकल आएगा तो तेल के दाम कम होंगे, और तेल के दाम कम होंगे तो उसके घरेलू कंज्यूमर के लिए सस्ता गैसोलीन मिलेगा, कम इन्फ्लेशन होगा और बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो अमेरिका हालांकि खुद बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन नेट कंज्यूमर के रूप में लोअर प्राइस उसको ज़्यादा सूट करता है। फिर जियोपॉलिटिकल फ़ायदा क्या होगा कि जो दुश्मन देशों का नुकसान होगा उसके हिसाब से ईरान का, रूस का, वेनेजुएला का, अब तो वेनेजुएला उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो ये देख रहा है कि अगर तेल के दाम नीचे होते हैं तो ईरान और रूस जो तेल बेच रहे हैं उनको उससे कम पैसा मिलेगा। ये वो मान के चल रहा होगा कि इसका फ़ायदा होगा, और इसीलिए उसने यूएई पर ये दबाव भी डाला होगा और यूएई इसके लिए तैयार भी हो जाएगा। अब अगर इस वजह से सऊदी अरब को दबाव में लाया जा सकता है और सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो ये भी अमेरिका देख रहा होगा। और कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये बड़ी डील का हिस्सा है, जिसमें यूएई को यूएस इजराइल की सुरक्षा के बदले ओपेक को कमज़ोर करना है। यानी यूएई से अमेरिका ने कहा है, अगर तुम्हारी सुरक्षा तुमको चाहिए, हम सुरक्षा दें, तो पहले ओपेक को कमज़ोर करो। तो यूएई का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ओपेक को कमज़ोर किया है, सऊदी अरब को कमज़ोर किया है, और ये मान रहा है कि ईरान और रूस को भी कमज़ोर करेगा और उसे अपने घरेलू स्तर पर भी फ़ायदा होगा। लेकिन असली फ़ायदा इसका चीन उठाने जा रहा है, क्योंकि चीन को जिस गति से बढ़ रहा है उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी
और चूंकि वो भी आयात पर निर्भर है, हालांकि उसने अपनी निर्भरता जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस पर ज़्यादा केंद्रित कर रहा है और धीरे धीरे और बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है और इस ओपेक की टूट से उसको फ़ायदा होगा, उसको राजनीतिक फ़ायदा मध्य पूर्व में भी होगा। अगर ओपेक और जीसीसी कंट्री डिवाइड होती हैं तो वो अपनी पैठ अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ढंग से बना सकता है और ईरान और सऊदी अरब दोनों को साथ लेकर अपनी मध्य पूर्व की राजनीति को भी मजबूत कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।